गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे हाइब्रिडाइजेशन, संकरण। देखो क्या होता है संकरण। पहली बात तो ये कि संकरण की ज़रूरत क्यों पड़ी। ठीक है, तो संकरण की ज़रूरत क्यों पड़ी, इसके लिए हम एक एग्जाम्पल से इसको समझाने की कोशिश करते हैं कि फॉर एग्जाम्पल मैं एक बेरिलियम का मॉलिक्यूल लेता हूँ, बेरिलियम का एक कंपाउंड लेता हूँ BeCl2। क्या लेता हूँ? BeCl2। ठीक है, और इस BeCl2 में हम जानते हैं कि बेरिलियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 4। कितना? 4। अगर इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करूँ तो क्या बोलता हूँ? 1s2 2s2। ठीक है, और इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ये 1s और ये 2s। 1s में 2 इलेक्ट्रॉन और ये 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये 1s है और ये 2s है। ठीक है, और ये बेरिलियम का हो गया 2p कक्षक, जो कि क्या है? वेकेंट है। ठीक है, अगर इसकी ग्राउंड स्टेट की मैं बात करूं, ये तो क्या है इसकी ग्राउंड स्टेट। ठीक है, आद्य अवस्था जिसको हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो आद्य अवस्था में अगर मैं बात करूं तो यहाँ अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? 0। यानी कि ग्राउंड स्टेट में बेरिलियम कोई भी बंध का निर्माण नहीं करता। लेकिन अगर मैं बेरिलियम के एक्साइटेड स्टेट की बात करूं तो एक्साइटेड स्टेट में क्या होता है कि बेरिलियम का 2s का एक इलेक्ट्रॉन और 2p में क्या हो जाता है? माइग्रेट हो जाता है। और जैसे ही 2p में माइग्रेट होता है, ये 1s अब की बार 2s में कितना इलेक्ट्रॉन रह गया? एक ही इलेक्ट्रॉन रह गया, और एक इलेक्ट्रॉन कहाँ चला गया? 2p में चला गया। अब मैं अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की बात करूं, किसकी? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की बात करूं, तो अब की बार बेरिलियम में कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। और ये बेरिलियम जो है वो क्लोरीन के साथ में क्या कर सकता है? बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता है। ये क्या कर सकता है? क्लोरीन के साथ में क्या कर सकता है? बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता है। और फाइनली मॉलिक्यूल क्या बनाएगा? BeCl2। क्या बनाएगा? BeCl2। देखो स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि क्लोरीन का कौन सा मॉलिक्यूल काम में आता है? कौन सा कक्षक काम में आता है? P कक्षक। बंध बनाने के दौरान क्लोरीन का कौन सा कक्षक काम में आता है? P कक्षक काम में आता है। लेकिन ध्यान से देखो कि बेरिलियम जो है उसका एक तो कौन सा कक्षक आ रहा है? S कक्षक, और एक कौन सा कक्षक आ रहा है? P कक्षक। यानी कि अगर मैं इस बेरिलियम क्लोराइड में अगर मैं बात करूं तो मैं ये कहता हूं कि बेरिलियम का एक जो बॉन्ड है वो तो P और S के बीच में है, और दूसरा जो बॉन्ड है वो P और P के बीच में है। किसके बीच में? एक तो P और S के बीच में, यानी बेरिलियम का एक तो S और एक बेरिलियम का P। तो एक तो S बना रहा है P के साथ क्लोरीन के, और एक बना रहा है बेरिलियम का 2p क्लोरीन के 3p के साथ। ये बात अच्छे से समझ में आ गई। अब देखो, यानी कि अगर मैं बेरिलियम की मैं बात करूं तो मैं क्या कहता हूं कि बेरिलियम की इस हिसाब से अगर मैं देखूं तो हम ये कहेंगे कि बेरिलियम के दोनों बेरिलियम और क्लोरीन जो बंध हैं वो क्या रखते हैं? डिफरेंट मान रखते हैं, भिन्न भिन्न मान रखते हैं। और हम जानते हैं
कि पीपी बंद सामर्थ्य जो है वो पीएस बंद सामर्थ्य से क्या होता है, ज़्यादा होता है। ठीक है, अर्थात अगर क्या कह रहा हूँ कि अर्थात BeCl2 में दोनों BeCl बंध भिन्न मान रखते हैं, इस हिसाब से देखा जाए तो। और हम ये भी जानते हैं कि पीपी बंद सामर्थ्य जो है वो पीएस बंद सामर्थ्य से क्या होता है, ज़्यादा होता है। पीएस बंद सामर्थ्य से क्या होता है, ज़्यादा होता है। लेकिन अगर प्रायोगिक रूप से देखी जाए, प्रायोगिक रूप से देखें तो दोनों बेरिलियम क्लोराइड बॉन्ड क्या होते हैं, बंद दूरी तथा बंद सामर्थ्य जो होता है वो दोनों का क्या होता है, समान होता है। दोनों की बंद दूरी और बंद सामर्थ्य जो होता है, किसकी बात कर रहा हूँ, बंध सामर्थ्य जो होता है वो क्या होता है, समान होता है। ठीक है, तो फिर ये बात सामने निकल के आई कि बेरिलियम क्लोराइड में जो दोनों बंध हैं उनकी बंध दूरी और बंध सामर्थ्य जो है वो समान कैसे हो सकते हैं। तो फिर पोलिंग ने एक अवधारणा दी और उस अवधारणा का नाम पड़ा संकरण। क्या बोलता हूँ, क्या कि पोलिंग ने एक अवधारणा दी और उस अवधारणा से ये बताया कि जो बेरिलियम क्लोराइड के जो दोनों बंध हैं उनकी बंध दूरी और बंध सामर्थ्य समान क्यों है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे संकरण। ये सिर्फ एक BeCl2 का हमने एक मॉलिक्यूल लेके इसको समझने की कोशिश की है, ऐसा काफ़ी और मॉलिक्यूल्स पे भी हम इसको समझ सकते हैं। ठीक है, तो बेरिलियम क्लोराइड तो हमने एक सिंपली एक जस्ट समझने के लिए एक एग्जाम्पल के रूप में लिया है। ऐसे और बहुत से एग्जाम्पल्स हैं जिनके थ्रू भी हम इसको क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, तो अब हम बोलते हैं कि संकरण क्या होता है। ठीक है, किसकी बात करें हम, संकरण। तो संकरण किसने दिया, पोलिंग ने। किसने दिया, पोलिंग ने प्रतिपादित किया सहसंयोजक बंधों की समान प्रकृति को बताने के लिए। क्या कहा पोलिंग ने, एक अणु में सहसंयोजक बंध की समान प्रकृति की व्याख्या करने के लिए दिया। ठीक है, तो देखो परिभाषा की अगर मैं बात करूं, संकरण की परिभाषा की अगर मैं बात करूं तो क्या बोलता हूं, लगभग
समान ऊर्जा लेकिन भिन्न आकृतियों की कक्षक अपनी ऊर्जा तथा इलेक्ट्रॉन अभ्रों का पुनर्वितरण करके उतनी ही संख्या में समान ऊर्जा एवं समान आकृति के नए कक्षक बनाते हैं। क्या कह रहा हूँ? संकरण की परिभाषा कि लगभग समान ऊर्जा लेकिन भिन्न भिन्न आकृतियों के कक्षक जो हैं वो अपनी ऊर्जा व इलेक्ट्रॉन अभ्रों का पुनर्वितरण करके उतनी ही संख्या में लगभग समान आकृति और समान ऊर्जा की क्या बनाते हैं? नए कक्षक बनाते हैं। और इन कक्षकों को क्या कह रहा हूँ? इन कक्षकों को क्या कहते हैं? संकरित कक्षक एवं इस प्रक्रिया को संकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? इन कक्षकों को क्या कहते हैं? संकरित कक्षक कहते हैं। और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? संकरण कहते हैं। ठीक है, तो ये थी संकरण की परिभाषा। क्या कह रहा हूँ कि लगभग समान ऊर्जा लेकिन भिन्न भिन्न आकृति की कक्षक जो है वो अपनी ऊर्जा और इलेक्ट्रॉन अभ्रों का पुनर्वितरण कर उतनी ही संख्या में क्या बनाते हैं? समान आकृति और समान ऊर्जा के नए कक्षकों का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। और इन कक्षकों को हम क्या बोलते हैं? संकरित कक्षक बोलते हैं। और इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? संकरण बोलते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे संकरण के लक्षण, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। देखो क्या होते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन में सबसे पहला कैरेक्टर होता है कि संकरण में कक्षक भाग लेते हैं। क्या भाग लेते हैं? कक्षक भाग लेते हैं, ना कि इलेक्ट्रॉन्स। क्या कह रहा हूँ कि हाइब्रिडाइजेशन में ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स नहीं करते। इसका मतलब पूर्णपूरित यानी पूरे भरे हुए, अर्धपूरित मतलब आधे भरे हुए, या फिर रिक्त कक्षक यानी सभी प्रकार के कक्षक जो है वो संकरण में क्या कर सकते हैं? भाग ले सकते हैं। ठीक है, तो संकरण में भाग लेने के पश्चात जो संकरित जो कक्षक जो बनता है उसकी जो स्ट्रक्चर जो है वो हमने यहाँ दिखाने का प्रयास किया कि संकरित कक्षक की जो स्ट्रक्चर जो होती है वो क्या होती है? 2 पालियों में होती है। कितनी पाली में? 2 पालियाँ होती हैं। उसमें एक पाली छोटी होती है और एक पाली क्या होती है? बड़ी पाली होती है। और संकरित कक्षक की जो बड़ी पाली जो है वो बंध निर्माण करती है। क्या करती है? बंध का निर्माण करती है।
ठीक है। सेकंड कैरेक्टर्स की हम बात करें तो क्या बोलता हूँ कि निर्मित होने वाले संकृत कक्षक की संख्या सदैव संकरण में भाग लेने वाले परमाणुीय कक्षकों की संख्या के बराबर होती है। यानी कि जितने परमाणुीय कक्षक संकरण में भाग लेंगे, बनने वाले संकृत कक्षकों की संख्या क्या होगी, उतनी ही होगी। जैसे कि हमने यहाँ फॉर एग्जांपल्स पढ़ा कि अगर एक 1s और एक 1p अगर भाग ले रहे हैं तो 2sp संकृत कक्षक बने। क्या बने, 2sp संकृत कक्षक बने। ऐसे ही एक 1s और 2p कक्षक, यानी टोटल कितने हो गए, 2 और एक 3, तो 3sp2 संकृत कक्षक बने। कितने बने, 3sp2। ऐसे अगर एक s और 3p कक्षक अगर भाग लें तो 4sp3 संकृत कक्षक बनते हैं। कितने, 4sp3 संकृत कक्षक। यानी परमाणुीय कक्षकों की संख्या के बराबर क्या बनते हैं, संकृत कक्षक बनते हैं। ये 1s, एक s और एक p, यानी एक और एक 2, तो 2sp, 2 और एक 3, यानी 3sp2, और 3 और एक 4, यानी 4sp3 संकृत कक्षक बनते हैं। ठीक है। आगे हम बात करें तो कहता हूँ कि एक अणु या आयन के केंद्रीय परमाणु में संकृत कक्षकों की जो संख्या जो होती है वो किसके बराबर होती है, उसमें सिग्मा बंध की संख्या प्लस एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म की संख्या के बराबर होती है। यानी केंद्रीय जो परमाणु है वो कितने सिग्मा बॉन्ड बना रहा है वो, और उसमें कितने एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म की संख्या है, उन दोनों के योग के बराबर होती है। ठीक है। अब दो परमाणुओं के बीच में बनने वाला जो पहला बंध है वो कौन सा बंध बनता है, सिग्मा बंध बनता है। ये हमने सिग्मा बंध और पाई बंध जब पढ़े थे तब भी बताया था। और समान परमाणुओं के बीच बनने वाला दूसरा बंध जो होता है वो क्या होता है, पाई बॉन्ड होता है। ठीक है, पाई बॉन्ड्स होता है। तीसरा बंध भी क्या होता है, पाई बॉन्ड होता है। यानी कि पाई बॉन्ड जो है वो कभी भी अकेला नहीं बन सकता। यानी पहला बंध हमेशा क्या बनेगा, सिग्मा ही बनेगा। देन सेकंड और थर्ड जो बॉन्ड बनेगा वो क्या बनेगा, पाई बॉन्ड बनेगा। और दो समान परमाणु के बीच अधिकतम कितने पाई बॉन्ड बन सकते हैं, 2 पाई बॉन्ड बन सकते हैं। और आगे क्या कह रहा हूँ कि एक परमाणु के ऐसे इलेक्ट्रॉन युग्म जो बंध निर्माण में भाग नहीं लेते हैं क्या कहलाते हैं, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, और या फिर इनको लोन पेयर भी हम बोल सकते हैं। क्या बोलते हैं, लोन पेयर बोल सकते हैं। ठीक है। फोर्थ कैरेक्टर की मैं बात करूं तो क्या बोलता हूं कि एक तत्व विशेष के लिए संकरण जो है वो भिन्न भिन्न हो सकता है। किसी एक तत्व विशेष के लिए हम बात करें तो भिन्न भिन्न मॉलिक्यूल्स में और उसकी संकरित अवस्था जो है वो क्या हो सकती है, अलग अलग हो सकती है। जैसे कि कार्बन के लिए अगर हम बात करें तो कार्बन जो है वो sp, sp2 और sp3 तीनों प्रकार का क्या करता है, संकरण दर्शाता है। जैसे कि हम मैथेन की बात करें तो मैथेन में कार्बन sp3 संकरित होता है। ऐसे इथाइलिन में अगर मैं बात करूं तो कार्बन sp2 संकरित होता है। और अगर एसिटिलीन की अगर बात करूं तो यहाँ क्या होता है, sp संकरण हो सकता है, यानी होता है। आगे मैं बात करूं फिफ्थ कैरेक्टर की तो क्या बोलता हूं कि संकरित कक्षकों में परमाणुीय कक्षकों की अपेक्षा अधिक दिशात्मक गुण होते हैं। और जब दिशात्मक गुण अधिक होते हैं तो बनने वाला बॉन्ड जो है वो क्या होता है, अधिक प्रबल होता है। यानी बॉन्ड की स्ट्रेंथ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, दिशात्मक गुणों के, डायरेक्शनल कैरेक्टर्स के। ठीक है। सिक्स्थ कैरेक्टर की मैं बात करूं तो क्या बोलता हूं कि पाई बॉन्ड जो है वो कभी भी संकरण में भाग नहीं लेते। यानी पाई बॉन्ड्स कभी भी संकरण में भाग नहीं लेते हैं, अतः पाई बंध जो है वो ज्यामिति को प्रभावित नहीं करते हैं। ठीक है। सेवंथ कैरेक्टर की अगर हम बात करें तो क्या बोलते हैं कि परस्पर प्रतिकर्षण के कारण ये जो संकरित कक्षक जो हैं ये त्रिविम में एक दूसरे से अधिकतम दूरी पर रहते हैं।
यानी कि किसी एक परमाणु, किसी केंद्रीय परमाणु में बनने वाले जो संकरित कक्षक हैं वो परस्पर क्या करते हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, और प्रतिकर्षण के कारण ये त्रिवियम संरचना में 3D स्ट्रक्चर में एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पर रहते हैं, और दिशात्मक होने के कारण जो है ये एक निश्चित बंद कोण क्या करते हैं, एक निश्चित बंद कोण तथा एक निश्चित ज्यामिति के रूप में क्या रहते हैं, अभिविन्यासित रहते हैं। ठीक है, ये था हमारा कैरेक्टर हाइब्रिडाइजेशन, जिसके हमने हाइब्रिडाइजेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी, फिर हमने पढ़ा कि हाइब्रिडाइजेशन की क्या परिभाषा होती है, फिर हमने पढ़ा कि संकरण के जो कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज होती हैं वो क्या क्या होती हैं। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे संकरण का निर्धारण कैसे करें, डिटर्मिनेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन स्टेट। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे हम ये चीज़। ठीक है, आज के लिए इतना ही।